आप सभी को सुप्रभात। विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज 21 जून महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल धूसर की तरफ से आज का यह योग शिविर प्रारंभ होने जा रहा है। हम सबके साथ आज के इस योग शिविर में योग प्रशिक्षक के रूप में श्री विनय सिंह जी हम सबसे जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए हम लोगों से कन्याकुमारी विवेकानंद केंद्र के जीवन व्रती कार्यकर्ता परम आदरणीय श्रद्धेय बड़े भाई अश्वनी भैया हम लोगों से जुड़ चुके हैं। मैं आपका इस कार्यक्रम में कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में स्वागत करता हूं। साथ ही इस कार्यशाला से जुड़े हुए इस जूम ऐप पर और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी दर्शकों का भी मैं इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेशित करते हुए योगस्सु कर्मसु कौशलम का उपदेश दिया था। योग सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक क्रियाओं का संयोजन मात्र नहीं है। योग के माध्यम से शरीर के साथ साथ मन, चित्त, बुद्धि, आत्मा आदि सभी का परिष्करण होता है। हमारे वैदिक ग्रंथों में हमारे जितने भी वैदिक वाङ्मय हमारे महर्षियों द्वारा रचित किए गए, भारत का जो वैदिक साहित्यिक कोश है, उस साहित्यिक कोश में योग की महिमा भरी पूरी है। और इसी योग परंपरा को गुरु श्री गोरक्षनाथ द्वारा पुनर्स्थापित किया गया था हठ योग के रूप में। आज उसी योग के परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सभी योग और प्राणायाम के माध्यम से न सिर्फ अपने शरीर बल्कि अपनी बुद्धि, चित्त और आत्मा का भी परिष्करण करेंगे। मैं इस योग शिविर के योग प्रशिक्षक के रूप में हम सभी को योग कराने के लिए उपस्थित हुए विनय जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आगे विनय जी योग की क्रियाओं का हम सभी को अभ्यास कराएंगे। मैं विनय जी से आग्रह करता हूं कि योग की क्रियाओं का हम सभी को अभ्यास कराना प्रारंभ करें। धन्यवाद सर। महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल धूसर गोरखपुर की तरफ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग आज कुछ सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ कुछ योग के साथ साथ प्राणायाम देखेंगे और उसको अपने घर पे करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ योगाभ्यास कराऊंगा जिसको खड़े होकर करना होगा। उसके बाद फिर लेटकर कुछ योगाभ्यास होंगे और कुछ योगाभ्यास बैठकर होंगे और फिर प्राणायाम। तो सबसे पहले हम सभी अपने गर्दन का अभ्यास करेंगे, कंधे की एक्सरसाइज करेंगे, कमर की एक्सरसाइज करेंगे और घुटने की एक्सरसाइज करेंगे, जिसको चालन क्रिया के नाम से जानते हैं। तो पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ ग्रीवा चालन। आप अपने दोनों हाथों को कमर पे रखें और सांस को छोड़ते हुए अपने सर को आगे की तरफ झुकाएं और जो आपकी ठुड्डी है वो आपके वक्ष को स्पर्श करे। फिर सांस को खींचते हुए और आप अपने सर को पीछे की तरफ ले जाएं।
सांस को रोके रखें, जब तक रोक सकें रोके रखें। फिर से सांस छोड़ते हुए आप अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएं। एक बार और इस क्रिया को दोहराएं। फिर सांस को छोड़ते हुए, बाहर छोड़ते हुए हम अपने गर्दन को नीचे की तरफ झुकाएं और बच्च को अपनी ठुड्डी से स्पर्श करें। फिर सांस को खींचते हुए पीछे की तरफ हम अपने गर्दन को ले जाएं। सांस को रोके रखें, गर्दन को पीछे की तरफ रखें। फिर सांस छोड़ते हुए हम सामान्य स्थिति में आ जाएं। तो ये 1 से 2 बार गर्दन का ये चालन क्रिया करें। अब हम अपने गर्दन को दाएं और बाएं झुकाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने गर्दन को दाहिने तरफ झुकाएंगे, जितना झुका सकें। हम बिल्कुल सीधा रहेंगे, हमको नहीं झुकना, सिर्फ हमारा गर्दन दाहिनी तरफ झुकेगा और फिर बाईं तरफ झुकेगा। तो बिल्कुल वही क्रिया, सांस को छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ ले जाएंगे। फिर सांस भरते हुए सामान्य आएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ ले जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए सामान्य हो जाएंगे। इस क्रिया को ऐसे फिर से दोहराइए। दाहिनी तरफ गर्दन झुकाइए, फिर सामान्य स्थिति में आइए, फिर बाईं तरफ गर्दन झुकाइए और फिर सामान्य स्थिति में आइए। उसके बाद दाएं और बाएं हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने गर्दन को दाहिने तरफ मोड़ेंगे। बिल्कुल प्रयास करेंगे हमारा ठुड्डी और हमारा कंधा एक पैरेलल हो जाए, जितना मोड़ सके उसको मोड़ेंगे। फिर सामान्य स्थिति में आएंगे। फिर सांस को खींचते हुए बाईं तरफ देखेंगे और फिर सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अब इसके बाद से हम अपने गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा हूं, यानी गर्दन को पूरी तरीके से रोटेट करेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में, जिसको आप एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, गर्दन को पूरा रोटेट करेंगे। फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारे गर्दन का ग्रीवा चालन, जिससे हमारा गर्दन की जो मांसपेशियां होती हैं, जो गर्दन की जो हमारी सर्वाइकल बोन्स होती हैं, टैप करेंगे, वो प्रॉपर वर्क करने लगती हैं। अब इसके बाद से हम आते हैं स्कंध चालन, यानी कि कंधे पे। तो हम सबसे पहले बाएं हाथ को बाएं कंधे पे रखेंगे, दाहिने हाथ को दाहिने कंधे पे रखेंगे और उसके बाद हम इसको एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो मैं एक बार ऐसे रोटेट कर रहा हूं। इसमें जब आपका हाथ आगे की तरफ आएगा तो उसमें आप सांस को लेते हैं और पीछे की तरफ जाते समय सांस को छोड़ते हैं। यानी जब आप आगे की तरफ हाथ को लाएं,
सांस को लेते हैं, पीछे की तरफ सांस को छोड़ते हैं। अब हम विपरीत दिशा में इसको रोटेट करेंगे। ये हमारे स्कंद चालन। अब हम इसके बाद कटी चालन वाली एक्सरसाइज को देखेंगे, कमर वाली एक्सरसाइज को। तो 2 फीट का डिस्टेंस बनाएंगे और अपने हाथ को बिल्कुल कंधे के पैरेलल करेंगे और कंधे के पैरेलल करते हुए हम बाईं तरफ मुड़ेंगे और दाहिने कंधे को, दाहिने हाथ को बाएं कंधे पे रखेंगे और बाएं हाथ को आप नितंब के पास रखेंगे और बिल्कुल आप पूरा फोल्ड करेंगे जब तक रुक सकें, रुके रहें। फिर से आप धीरे धीरे समान स्थिति में आएंगे। फिर आप दाहिने की तरफ फोल्ड करेंगे। अब बाएं हाथ को दाहिने कंधे पे और दाहिने हाथ को बाएं तरफ के नितंब पे रखेंगे और बिल्कुल आप जब तक रुक सकें तब तक रुकें। फिर से आप समान स्थिति में आए। फिर सांस को भरते हुए फिर आप बाएं की तरफ मुड़े। फिर सांस छोड़ते समय आप समान स्थिति में आए। फिर सांस को भरते हुए आप दाहिने मुड़े। फिर सांस छोड़ते हुए आप समान स्थिति में आए। इसके बाद ये हमारा कटी चालक है, जिससे कि जो हमारा कमर वाला पोर्शन होता है वो हमारा लचीला बनता है। अब हम दोनों हाथ को कटी चालन में ही ऊपर की तरफ ले जाओ और सांस को खींचते हुए एक तरफ झुके, दाहिने बाएं की तरफ झुके। फिर सांस करते हुए दाहिने तरफ झुके। ये हमारे कट चालन के 1-2 सूक्ष्म व्यायाम थे। अब हम घुटने चालन की क्रिया को करने के लिए हम अपने हाथों को बिल्कुल पैरेलल कर लें। सांस खींचते हुए हम अपने हाथ को बिल्कुल कंधे के पैरेलल सामने करें और सांस को छोड़ते हुए हम बैठने की पोजीशन में आए। नहीं, हम बैठने की पोजीशन में और ऐसे आप रुके रहें जितना देर तक आप रुक सकते हैं उतना देर तक रुके रहें। इससे हमारे घुटने, हमारे नितंब की जो मांसपेशियां, जो हड्डियां होती हैं वो मजबूत होती हैं। फिर सांस को खींचते हुए आप ऊपर आए। फिर एक बार और इस क्रिया को दोहराएं।
इस तरीके से ये हमारे घुटने की चालन क्रिया है। तो हम लोगों ने ग्रीवा चालन, स्कंद चालन, कटी चालन और घुटने की चालन क्रिया को देखा। अब हम कुछ आसन के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ताड़ासन, यानी ताड़ासन आप जानते हैं, बिल्कुल खजूर का जो पेड़ होता है एकदम सीधा होता है। तो हम भी अपने शरीर को एकदम सीधा करेंगे, एकदम सीधा रखेंगे। तो इसके लिए हमको अपने दो पैर की दोनों अंगूठों को आपस में सटा लें और सांस भरते हुए अपने हाथ को ऊपर उठाइए। दोनों अंगुलियों को सटाइए और आपस में ऊपर मिलाते हुए और ऊपर की तरफ हथेली का फेस करिए। उसके बाद से आप अपने एड़ी को उठाइए और पंजे के बल पे खड़ा होइए और आप जब तक रुक सकें तब तक ऐसे पोजीशन में रुकिए। सांस की गति सामान्य चलने दें। पुनः सांस छोड़ते हुए आप सामान्य स्थिति में आए और एक बार पुनः सांस को लेते हुए पुनः आप अपने दोनों हाथ को उठाएं, अंगुलियों को आपस में फंसाएं और हथेली का फेस ऊपर की तरफ करें और आप अपने पैर की अंगुलियों पे खड़ा रहे। आपकी एड़ी ऊपर उठी होनी चाहिए और आप अपने पैर की अंगुलियों पे बिल्कुल सीधा खड़ा रहें। इससे हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको स्ट्रेंथ मिलता है। जो हमारे स्पाइनल कार्ड्स हैं उसके नर्व के डिसऑर्डर ठीक होते हैं। ये हमारी बॉडी की हाइट को बढ़ाने में भी मदद करता है। इससे हमारे शरीर की लंबाई बढ़ती है। जब तक एज ग्रुप में रहता है कि इस एज ग्रुप तक आपकी लंबाई बढ़ती है तब तक आपके शरीर की लंबाई को बढ़ाने में ये ताड़ासन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप इस तरीके से बिल्कुल ऊपर की तरफ ऐसे आप इस स्थिति में बने रहें। जब तक आप रोक सकते हैं तब तक रुके। फिर से सांस छोड़ते हुए समान स्थिति में आ जाए। तो ये ताड़ासन की एक प्रकार का आसन है जिसको आप ताड़ासन कहते हैं। अब पादहस्तासन, और पादहस्तासन में आप सांस लेते हुए अपने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाइए। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं और सांस छोड़ते हुए आप अपने हाथ को नीचे लाइए और जहां तक आप ला सकें तहां तक लाइए। यानी हथेली अगर जमीन को छू देती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो ये हथेली जो है वो जमीन को छू देगी। तो आप नीचे की तरफ जितना हो सके उतना आप झुकने का प्रयास करें। जहां तक झुक सके तहां तक झुकें। फिर से सांस को भरते हुए फिर आप हाथ को ऊपर ले जाएं और फिर सामान्य स्थिति में सांस को छोड़ते हुए आ जाएं। फिर दोबारा इस प्रक्रिया को हम करें। फिर सांस को अंदर भरते हुए हम अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और सांस को छोड़ते हुए हम नीचे की तरफ झुकें। जितना झुक सकते हैं उतना झुकें और इस पोजीशन में बने रहें। इससे हमारे पैर की मांसपेशियां, पैर की हड्डियां ये हमारी मजबूत होती हैं। तो इसको पादहस्तासन के नाम से जानते हैं। फिर से आप समान स्थिति में आ जाए और
तो ये था हमारा पद्मासन, तो पादहस्तासन। उसके बाद से हम एक अर्ध चंद्रासन, यानी अर्ध चंद्रासन में हम अपने दोनों हाथ को कमर पे रखें और उसके बाद से सांस को भरते हुए हम अपने कमर के ऊपर का पोर्शन पीछे की तरफ झुकाएं। तो आप जितना झुका सकें आप इस पोजीशन में झुकाए रखें, सांस की गति को नॉर्मल चलने दें। सांस को छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएं। पुनः इस प्रक्रिया को दोहराएं। सांस को खींचते हुए आप अपने कमर से ऊपर का जो पोर्शन है उसको पीछे की तरफ ले जाएं। फिर सांस छोड़ते हुए आप सामान्य स्थिति में आ जाएं। ये आपके अर्धचंद्रासन है। अब इसके बाद से हम लोग कुछ बैठने वाली क्रिया को करेंगे, कुछ ऐसे सूक्ष्म व्यायाम को करेंगे जो हम बैठ के कर सकते हैं। तो बैठने में जो सबसे पहला आसन है जिसको हम वृद्धासन के नाम से जानते हैं, वृद्धासन। और वृद्धासन में क्या होता है कि हम अपने दोनों पैर के आपस में तलुए को सटा लेते हैं और अंगुली से उसको बिल्कुल पकड़ लेते हैं और बटरफ्लाई की तरह अपने दोनों पैरों को हिलाते हैं। ये बहुत अच्छा योगासन है जिससे आपके जो जंघे की हड्डियां होती हैं वो बिल्कुल मजबूत होती हैं, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। आप इस तरीके से 1-2 मिनट तक आप बटरफ्लाई की तरह अपने पैरों को रोटेट करें, ऐसे आप हिलाएं। और इस आसन को हम वृद्धासन के नाम से जानते हैं, ये वृद्धासन है। तो ऐसे आप इसको रोटेट करें, बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह आप अपने दोनों पैरों को इस तरीके से घुमाते रहें। देखिए, योग का मतलब ही होता है कि रोग से निरोग हो जाना, यानी रोग से निरोग हो जाना ही योग है। तो हम अगर रोग से निरोग होना चाहते हैं तो योग को अपने दैनिक क्रियाकलाप में प्रतिदिन शामिल करें। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन योगाभ्यास है, प्राणायाम है। इसके बाद से ये वृद्धासन के बाद अगला जो आसन है हमारा वो ब्रजासन है। यानी ब्रजासन में आप बिल्कुल आप इस तरीके से बिल्कुल अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, गर्दन सीधा रखें, दोनों हथेलियों को क्रमशः बाएं को बाएं जांघ पे, दाहिने को दाहिने जांघ पे रखें। और इस तरीके से आप जितना समय बैठ सकें उतना समय बैठने का अभ्यास करें। आप जितना समय बैठ सकते हैं उतना समय बैठने का अभ्यास करें। इससे आपको जो पाचन संबंधी बीमारियां होती हैं वो ठीक होंगी। यानी जो पाचन से संबंधित डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जितने होते हैं वे सभी प्रकार के डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इस प्रकार के आसन के द्वारा आप ठीक कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसमें आप जितना समय बैठ सकें उतना समय बैठने का प्रयास करना चाहिए। आप इस ब्रजासन में जब तक बैठें तो इसको जरूर प्रतिदिन
इस प्रकार के आसन को करना चाहिए। तो मैं बस आपको दिखाते चल रहा हूँ, आप बस उसको देखते चलें और घर पे उसको प्रतिदिन करें अपने समय के अनुसार, अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार। आप जितना कर सकें उतना करें। ये नहीं करना है कि आज चलो 1 घंटा कर लिए, जितना इच्छा शक्ति हो उतना ही करें, धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। और योग का जो लाभ होता है वो तुरंत नहीं मिलता है, बहुत धीरे 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 इसका जो लाभ होता है मिलना शुरू होता है। यह कि प्रतिदिन हम इसको अगर करते रहेंगे तो निश्चय ही हमको इसका लाभ मिलेगा। तो ये ब्रजासन है। ब्रजासन के बाद हम एक आसन करेंगे जिसको अर्ध उष्टासन के नाम से जानते हैं। हम बिल्कुल ऐसे इस पोजीशन में आए और अर्ध उष्टासन में हम अपने दोनों हाथ को नितंब पे रखें और सांस को खींचते हुए पीछे की तरफ झुकें। सांस की गति को सामान्य होने दें और ऐसे ही आप झुके रहें, जब तक झुक सके तब तक आप झुके रहें। पुनः सांस को छोड़ते हुए अपनी सामान्य स्थिति में आ जाए। एक बार फिर इस प्रक्रिया को दोहराएं। अर्ध उष्टासन, अब पुनः सांस छोड़ते हुए अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएं और उसके बाद से शशकासन। शशकासन बिल्कुल खरगोश की तरह हम देखने का प्रयास करेंगे, उस तरीके से हम बैठने का प्रयास करें जिसको हम शशकासन के नाम से जानते हैं। तो हम सबसे पहले अपने दोनों जांघों के बीच में घुटनों को थोड़ा सा फैला लें और उसके बाद से सांस को भरते हुए हम हथेली को आगे की तरफ ले जाएं। सांस छोड़ते हुए हम अपने जितना आगे की तरफ ले जा सके उतना ले जाएं। ठुड्डी को जमीन पे सटाएं और सामने की तरफ देखें। जितना हम झुक सकते हैं उतना झुकने का प्रयास करें, सामने की तरफ देखें। और ये है शशकासन। आप इस स्थिति में बने रहें। हम इसको शशकासन के नाम से जानते हैं। पूरा सांस को खींचते हुए हम अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएं। तो ये शशकासन है। एक बार और इसका अभ्यास करें। सांस को खींचते हुए सामने की तरफ झुके और पुनः सांस को जितना हम अपने हथेली को फैला सकें उतना फैलाएं और उसके बाद से हम अपने ठुड्डी को जमीन पे सटाएं और सामने की तरफ देखें और इस स्थिति में बने रहें। सांस की गति को सामान्य चलने दें, इस स्थिति में बने रहें। सांस की गति सामान्य चलने दें। पुनः हम अपनी सामान्य स्थिति में आ जाए। तो ये हमारा जो आसन है जिसको हम शशकासन के नाम से जानते हैं। अगला है मंडूकासन। मंडूकासन में हम क्या करेंगे, अपने अंगूठे को अंगुलियों से दबाएंगे और अपने नाभि के दोनों बगल में, जैसे जो हमारा नाभि है, नाभि के दोनों बगल में हम ऐसे हाथ को रखेंगे और उसके बाद से सांस को खींचेंगे। फिर सांस को छोड़ते हुए पूरे पेट को खाली करेंगे और पेट को दबाते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। ये हमारा मंडूकासन है। शुरू में इसमें दर्द होगा
क्योंकि आपका पेट दबेगा तो दर्द होगा, लेकिन ये दर्द आपके स्टमच के लिए ही फायदा करेगा, आपके पेट के डिसऑर्डर के लिए फायदा करेगा। सामान्य स्थिति में सांस लेते रहें और इस स्थिति में आप बने रहें। इसको आप मंडूकासन के नाम से जानते हैं। ये मंडूकासन है। पुनः आप सामान्य स्थिति में आ जाएं, फिर से इस प्रक्रिया को दोहराएं। फिर वैसे ही आप अपने अंगूठे को अंगुलियों से बंद करें और बंद करने के बाद से नाभि के दोनों तरफ आप अपने हाथ को लगाएं और पेट को बिल्कुल खाली करते हुए, सांस को बाहर छोड़ते हुए आप और इस स्थिति में बने रहें। फिर आप अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएं। तो ये हमारा जो आसन है, जिसको हम मंडूकासन के नाम से जानते हैं, ये हमारे कुछ ऐसे आसन है जो हमारे बैठ के होने वाले आसन थे। अब हम एक दो आसन करेंगे। एक तो मैं भुजंगासन के नाम से जाना जाता है, भुजंगासन। तो मैं भुजंगासन को आपके सामने दिखा रहा हूं। आप भुजंगासन को करें और निश्चित ही इस आसन का बहुत लाभ है। भुजंगासन का बहुत लाभ है। आप सबसे पहले बिल्कुल लेट जाएं और लेटने के बाद से आप अपने दोनों हथेली को बिल्कुल कंधे के अगल बगल रखें और इस पोजीशन में आप लेट जाए। सांस खींचते हुए आप अपने कमर के ऊपर का पोर्शन, यानी आप अपने कमर नहीं, बच का पोर्शन बिल्कुल सांप के फन की तरह उठाएंगे। जैसे सांप अपने फन को उठाता है, वैसे ही हम अपने शरीर के पोर्शन को ऊपर की तरफ उठाएंगे। सांस को खींचेंगे, सांस खींचते हुए उठाएंगे। ध्यान देंगे, सांस को खींचते हुए और हम उठाएंगे। सांस को रोके रहेंगे। सांस छोड़ते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे। कोशिश करेंगे कि हमारा जितना पीछे जा सके उतना पीछे जाइए और इस स्थिति में बने रहिए। सांस को सामान्य चलने दीजिए, ऐसी स्थिति में बने रहिए। सांस को चलने दीजिए। इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, इससे हमारे फेफड़े काफी मजबूत होते हैं और हमारी जो रीढ़ की हड्डियां होती है, जो शरीर में कई प्रकार की हड्डियां जो सुचारू रूप से, अगर हम घर पे हैं लॉकडाउन में, तो इस आसन को करते रहे, जिससे हमारा शरीर गतिशील बना रहेगा पूरा। हम अपनी सामान्य स्थिति में आ जाए और भुजंगासन को कम से कम 3 बार रिपीट करें। फिर वही प्रक्रिया, फिर से हम जितना आगे जा सके जाएं और बिल्कुल हम इस पोजीशन में भी बने रहें और पुनः हम इस पोजीशन में आए। फिर से अपने दोनों हाथों को दोनों कंधों के बगल में रखें। सांस को खींचते हुए ये भुजंगासन है। इसके बाद एक बहुत ही आसान आसन जिसको मकरासन के नाम से जानते हैं, मकरासन। हम बिल्कुल लेट जाएं, दोनों पैरों को फैला लें, बाएं हाथ की हथेली पे दाहिने हाथ की हथेली को रखें और इस तरीके से
आप लेट जाएं, सांस को सामान्य चलने दें। ये मकरासन है। पुनः हम दाहिने साइड के चीक को दाहिनी हथेली पर रख, सांस को सामान्य चलने दें। ये मकरासन है। अब इन सभी आसनों के बाद हम प्राणायाम शुरू करने से पहले एक शवासन करते हैं। यानी शवासन में हम बिल्कुल अपने शरीर को एकदम शिथिल छोड़ देते हैं और आंख को बंद करते हैं, ध्यान को केंद्रित करते हैं, आत्मा को परमात्मा से साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं। इस स्थिति में आप 1 मिनट बने रहिए, शरीर को एकदम शिथिल छोड़ दीजिए। ये शवासन है जो आपके पूरे शरीर को एकदम कह सकते हैं कि एनर्जेटिक बना देगा। अब अभी और भी आसन बताते, लेकिन अब मैं कुछ प्राणायाम की क्रिया को आपके सामने दिखाऊंगा। तो सबसे पहले प्राणायाम को करने की क्रिया भी एक तरीके से एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। सीक्वेंस का मतलब पहले हम शुरू करते से पहले भ्रस्त्रिका प्राणायाम को करेंगे, फिर कपालभाति प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम और अंत में हम भ्रामरी। तो इस 4 प्राणायाम को करके मैं आज का योगाभ्यास और प्राणायाम की प्रक्रिया को समाप्त करूंगा। तो सबसे पहले हम चाहे तो सुखासन में बैठ जाएं, चाहे सिद्धासन में बैठ जाएं, चाहे पद्मासन में बैठ जाएं, चाहे ब्रजासन में बैठ जाएं। आप जिसमें बैठना चाहें आप उस आसन में बैठ जाएं, जिसमें आपको अच्छा लगे उस आसन में बैठिए। तो हम अपने पैर को ऊपर करके और इस तरीके से मैं पद्मासन में बैठ गया हूं। अब आप अपने बिल्कुल पीछे रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए अब हम सांस की क्रिया करेंगे। यानी भ्रस्त्रिका प्राणायाम में सांस की क्रिया होती है। तो इसमें आपको पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर खींचना, कुंभक का मतलब होता है सांस को अंदर रोकना। यानी कुंभक में भी एक बाह्य कुंभक होता है, एक अंतरा कुंभक होता है। बाह्य कुंभक में हम सांस को बाहर रोकते हैं और अंतरा कुंभक में हम सांस को अंदर रोकते हैं। और रेचक का मतलब होता है सांस को छोड़ना, यानी एक्सहेलेशन और इनहेलेशन की प्रक्रिया को हम करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने आंख को बंद करेंगे, ध्यान को केंद्रित करेंगे और दोनों भावों के बीच में हम अपने ध्यान को केंद्रित करें, या आप जहां ध्यान केंद्रित करना चाहें वहां करें। बस आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। मन की चंचलता को समाप्त करते हुए हम सांस को खींचेंगे।
फिर सांस खींचिए। एक बार ध्यान दें, पहले बाहर सांस को रोकिए, फिर अंदर खींचिए, अंदर रोकिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए, फिर बाहर रोकिए, फिर अंदर खींचिए, फिर अंदर रोकिए, फिर अंदर से धीरे धीरे छोड़िए, फिर बाहर रोकिए। ये पूरी प्रक्रिया भस्त्रिका प्राणायाम कहलाती है। तो इस तरीके से आप अपने इस प्राणायाम को घर पे आप अपने अभ्यास में लाएंगे, अपने जीवन दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। अब इसके बाद कपालभाति। देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपकी जो हृदय होता है, हार्ट जो होता है वो मजबूत होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, मन को शांति मिलती है। और कपालभाति प्राणायाम, जिसको एक तरीके से हम कहें तो ये हमारे जीवन में बहुत फायदा करती है। इससे जितने भी हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होते हैं, पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं वो इससे ठीक होती हैं। कैंसर तक की भी बीमारियां इस कपालभाति से ठीक होती हैं। बहुत प्रकार के फायदे हैं। तो इसमें हमको ध्यान देना होगा कपालभाति में कि जब हम सांस को बाहर की तरफ छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। यानी सांस को बाहर की तरफ जब छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाएगा और हवा अपने आप भर जाएगी। ध्यान दें, उसको लेने की जरूरत नहीं है, अंदर हवा अपने आप आएगी। आप बस प्राणायाम को करिए धीरे धीरे, शुरू में धीरे धीरे करिए, जैसे हो सके। आप एक बार पहले देखें, पहले एक बार डीप ब्रीदिंग से पहले शरीर को नॉर्मल होने दें। तो आपने देखा कि जब हम झटके से सांस को बाहर छोड़ रहे थे तो पेट अंदर जा रहा था, फिर ये छोड़ने और पेट के अंदर जाने में एक जो सांस अपने आप अंदर आ जा रही है। इसलिए हमको सांस लेने की कोशिश नहीं करनी है। अगर हम सांस लेने की कोशिश करने लगेंगे तो हम कपालभाति प्राणायाम को नहीं कर पाएंगे। सांस अपने आप दो सांसों के अंतर के बीच में अपने आप अंदर आएगी। आप बस इस प्राणायाम को पुनः देखें। पहले पूरा शरीर को नॉर्मल होने दें, सांस की गति को नॉर्मल होने दें। तो इस कपालभाति को आप अपने घर पे प्रतिदिन अभ्यास में लाएं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी कपालभाति का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद हम अनुलोम विलोम, क्योंकि अनुलोम विलोम कभी भी कपालभाति के बाद ही करना चाहिए। तो अनुलोम विलोम जो कि
सर्दी, खांसी, जुकाम की व्याधियों को ठीक करने में, मन को एकाग्रचित करने में, ध्यान को केंद्रित करने में, साइकेट्रिक पर्सन को ठीक करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अनुलोम विलोम में हम हमेशा बाएं नॉस्ट्रिल से शुरू करते हैं और उसी नॉस्ट्रिल पे खत्म भी करते हैं। तो हम यहां ध्यान दीजिए, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, अंगूठे के बगल वाली 2 अंगुलियों से हम इधर वाले नॉस्ट्रिल को, बाएं नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं। तो सबसे पहले हम दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और सांस को एक बाएं नॉस्ट्रिल से खींचेंगे। फिर से हम अंगूठे के दोनों बगल वाली अंगुलियों से बाएं नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और जो सांस हमने बाएं नॉस्ट्रिल से खींचा है, अब उसको दाहिने नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। पुनः दाहिने नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर भरेंगे, फिर बाएं नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। यानी इस क्रिया को आप करिए। तो इस तरीके से आप इसको घर पे करेंगे। मैं बस आपको यहाँ पे अभ्यास करा रहा हूं। आप घर पे इसको 5 मिनट, 10 मिनट, आप जितना हो सके उतना आप अनुलोम विलोम को करिए। अंत में भ्रामरी, भ्रामरी जिसको भौरे की आवाज या भ्रामरी भौरे से लिया गया है, इसमें आप को करना यह है कि आप इसको 3 हिस्से में बांटिए, 3 तरह, यानी कि 3 बार इसको हम करेंगे। पहले बार में हम क्या करेंगे कि हम अगर समय को 4/4 में बांट दें तो 3/4 हिस्सा, यानी अगर हमें कहें कि 1 मिनट में हम अगर इस प्राणायाम को कर रहे हैं तो 45 सेकंड में जब हम सांस को छोड़ेंगे तो ओ का उच्चारण करेंगे और अगला 15 सेकंड म का उच्चारण करेंगे। यानी सांस को पहले भर लेते हैं, फिर ओम का उच्चारण करते हुए छोड़ते हैं। तो 1 मिनट में, यानी पहली बार जब करेंगे तो 45 सेकंड आप ओम का ओ का उच्चारण, फिर 15 सेकंड म का उच्चारण। दूसरी बार में 30 सेकंड ओम का ओ का उच्चारण और 30 सेकंड म का उच्चारण। फिर से तीसरी बार में आप 15 सेकंड ओ का उच्चारण और 45 सेकंड म का उच्चारण। तो आप इसको देखें। आप सबसे पहले अंगूठे को आप बिल्कुल अपने कान के होल पे रखें और अंगूठे के पास वाली अंगुली को आप भौहों के ऊपर रखें। बाकी 3 अंगुलियों को आप बिल्कुल आई के कोने पे, आंख को दबाना नहीं है, ध्यान दें, आंख को दबाना नहीं है, आंख के कोने पे आप अंगुलियों को लगाएंगे। अंगूठे के बगल वाली अंगुली को आप भौहों के ऊपर रखेंगे और अंगूठे से आप कान को बंद करेंगे। सांस को भरेंगे। ओ
फिर आप सामान्य स्थिति में आएंगे, अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। तो इस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे हम लोगों ने कुछ व्यायाम, कुछ प्राणायाम के बारे में देखा, उसका अभ्यास किया और अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्मित् दुःख भाग् भवेत्। सभी निरोग होवें, सभी स्वस्थ होवें। धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद विनय सर। आज के इस योग शिविर में आपके द्वारा कराए गए योग प्राणायाम की विधियां हम लोगों ने देखी, सीखी, उसका अभ्यास किया। और जैसा कि आपने कहा कि इन प्रक्रियाओं को हम अपनी दैनिक दिनचर्या में उतारें, दैनिक दिनचर्या में हम उसका आचरण करें, निश्चित रूप से हम सभी के लिए ये फायदेमंद होगा, ये लाभदायक होगा। हम सभी आपके आभारी हैं और आप द्वारा दी गई, आप द्वारा बताई गई इन यौगिक क्रियाओं को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम के अध्यक्षीय उद्बोधन को प्रस्तुत करने के लिए हम सबके बीच परम आदरणीय बड़े भाई आदरणीय अश्वनी जी भाई साहब उपस्थित करता हूं। आज आपका पाठ्य हम सभी को मार्गदर्शित करेगा, हम सभी का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं सीधे अब अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु आपको आमंत्रित करता हूं। आदरणीय भाई साहब। सभी को नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर सुबोध जी और इस कार्यक्रम में योग का प्रशिक्षण दे रहे विनय प्रताप सिंह जी तथा इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी प्रतिभागियों को मैं नमस्कार करता हूं। आज मैं इधर आया था तो आप सबने आग्रह किया कि भाई साहब आप आइए, तो मेरा यह सौभाग्य था कि मैं इस कार्यक्रम का सहभागी बन सका। हम सब जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से कुछ वर्ष पूर्व, लगभग 7 वर्ष पूर्व इस योग को विश्व के धरातल पर रखा और वो बहुत दमदारी से रखा। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को 1893 11 सितंबर को अमेरिका में शिकागो में रखा था विश्व धर्म सम्मेलन में, उसी प्रकार इस तरह योग को भी दोबारा पूरे विश्व में प्रतिस्थापित किया गया। आप सब अगर इस योग दिवस के इतिहास में जाएंगे तो देखेंगे कि यूएनओ के 95% देशों ने इसका सर्वसम्मति से समर्थन किया और स्वीकार किया। थोड़ा हम इतिहास में जाएंगे। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने जब अमेरिका में शिकागो में गए विश्व धर्म सम्मेलन में, तो वहां उनके पास में 20-25 युवा आते थे और उन युवाओं के बीच में उन्होंने पतंजलि योग सूत्र का भाष्य किया था, जो पुस्तक राजयोग के नाम से उपलब्ध है। और इस योग का अगर देखा जाए प्राचीनता, आज सोमवार है, शंकर जी का दिन है और आदि योगी शंकर के द्वारा प्रतिपादित योग हम सबके सामने प्रचलित है। चलने वाले समय में अगर देखा जाए तो हमारी सनातन संस्कृति में हमारे विश्वविद्यालय और गुरुकुलों की नित्यचर्या में योगाभ्यास, प्राणायाम और आयुर्वेद के सारे तत्व जुड़े हुए थे। धीरे धीरे कालांतर में
अन्य ऋषियों महर्षियों ने इस पे काम किया, पतंजलि ने काम किया। महर्षि पतंजलि ने जो 183 लगभग 183 श्लोक का पतंजलि योग सूत्र रूप में दिया है, वो अद्भुत है। कभी अवसर आप सबको मिले तो उसका अध्ययन करें, चिंतन मनन करें और उसको जीवन में करणीय बनाएं कार्य करते हुए। उसके बाद देखा जाए तो जिस परंपरा से शिक्षण संस्थान चल रहा है, महायोगी गोरखनाथ जी, इस परंपरा के तो सारे योगियों ने उनकी दिनचर्या का, उनके जीवन का, उनके जीवन जीने की पद्धति का एक अभिन्न अंग ये विधा थी। हम आसनों में देखें तो एक आसन तो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के जो गुरु जी थे मत्स्येंद्र नाथ, उनके नाम से है। और अगर हम अष्टांग योग की बात करें तो उसमें योग वशिष्ठ और हठ योग प्रदीपिका, पतंजलि योग सूत्र के साथ साथ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अवसर मिले तो कभी इसका अध्ययन हम सबको करना चाहिए। योग तो अपने आप में एक समग्र दर्शन है, केवल आसन और प्राणायाम का समुच्चय मात्र योग नहीं है। योग इस मनुष्य जीवन का रूपांतरण करने की क्षमता रखता है अगर उसको अभ्यास में लाया जाए। पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि ऋषि ने कहा है कि चित्त वृत्ति निरोधा पहला ये वाक्य है, और उसके बाद उन्होंने अष्टांग योग को प्रतिपादित किया है। अष्टांग योग अर्थात जिस प्रकार एक के बाद एक हमें सारे ये अभ्यास को जीवन में धारण करना है, और वो अपने आप में एक अच्छे गुण हैं। सत्य अपने आप में, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ऐसे उन्होंने व्याख्या की। उसी प्रकार उन्होंने शौच, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्राणिधान इत्यादि की भी सुंदर ढंग से व्याख्या की। प्राणायामों के उन्होंने बहुत सारे प्रकार बताए हैं, लेकिन सूत्र रूप में बताए हैं। हम इतने सारे आसन के यहाँ पे पतंजलि ऋषि ने सूत्र रूप में बताया कि जितने इस सृष्टि पर जीव जंतु हैं उतने आसन हैं। अब ये सूत्र दे दिया, मयूरासन, मंडूकासन, गोमुखासन, ये सारे आसन आप उसके उदाहरण हैं। फिर ऋषियों के नाम से मत्स्येंद्रनाथ जी जिस आसन में बैठते थे उस आसन का नाम है पड़ गया। तो इस तरह से ये सारे इसका आसनों की अपनी व्यापकता है, और आसन शरीर को, मन को स्थिर रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर को साधने के लिए कहते हैं कि एक आसन अगर हम 3.5 घंटा प्रतिदिन करते हैं तो वो आसन सिद्ध हो जाता है। ऐसे हमारे किसी भी जीवन में देख लीजिए, चाहे वो शोध हो, चाहे विद्यार्थी का जीवन हो, चाहे योगी तपस्वी का जीवन हो, कार्यालय में बैठकर काम करने वाला का जीवन हो, अगर एक पोस्चर में हम एक कम समय तक 3.5 घंटा 4 घंटा एक पोस्चर में बैठते हुए काम करते हैं तो उसका प्रभाव ही अलग होगा। शरीर पर भी अलग होगा, हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी और हम निश्चित रूप से स्वस्थ भी रहेंगे। तो ये सारे अभ्यास हमें अपने जीवन में आसन के रूप में हम उतारे। तत्पश्चात प्राणायाम। प्राणायाम जो है, जैसा कि हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, प्राण बताए गए हैं। उनको साधता है, मन को स्थिर रखता है, हमारे 5 कोषों को व्यवस्थित करता है। 5 कोषों की अपनी व्याख्या है, बहुत विस्तार से उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन वो प्राणों से संबंधित है और उसको प्राणायाम से हम साधते हैं। मन स्थिर रखते हैं, एकाग्रता बढ़ती है, शरीर की जैसे श्वास लेने की, श्वास छोड़ने की, डायफ्राम की, फेफड़े की क्षमता बढ़ती है, तो हमारा वो आंतरिक शुद्धि भी करता है। तो इस तरह से कुछ प्राणायाम का अभ्यास भी आज हम सबने किया। तत्पश्चात जो कहते हैं कि योग के मूल सिद्धांत में है जोड़ना। किससे किसको जोड़ना, यानी व्यष्टि को समष्टि से जोड़ना, ये योग के मूल सिद्धांत में से उसका कोर सिद्धांत ये है। यानी हम अपने परिवार से जुड़े, परिवार जो है समाज से जुड़े, समाज जो है राष्ट्र से जुड़े, राष्ट्र पूरे विश्व से जुड़े, और पूरा विश्व इस समष्टि से जुड़े, सृष्टि से जुड़े। ये योग जोड़ना है। और फिर एक अंतिम लक्ष्य जो मनुष्य जीवन का होता है कि ईश्वर प्राप्ति, यानी सारे जीव जंतुओं में
ऐसा ईश्वर ने मनुष्य जीवन में ही दिया है कि आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक संसाधनों के साथ साथ ईश्वर प्रदत्त वो सारी शक्तियां भी और ईश्वर को भी। तो हम इस जीवन में इस सारे अष्टांग योग के माध्यम से हम ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा भी एक अपने आप में समग्र दर्शन है। तो मनुष्य जीवन को इसमें सार्थक बनाया जा सकता है। अब नियमित योग में क्या करें, ये ऊंची ऊंची बातें तो बहुत हैं, लेकिन हाँ, समय से उठना, समय से भोजन करना, समय से काम करना, एक सकारात्मक सोच के साथ हम अपने कार्य क्षेत्र में, समाज में रहें और हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी बने, यही योग है। ये दैनिक जीवन में, व्यवहार में इसका अनुकरण हो तो हम पहले स्वस्थ रहे। इसके लिए नियमित हम अपनी दिनचर्या करें, आचार विचार, आहार, ये सब हमारा व्यवस्थित हो, हमारी परंपरा के अनुसार हो, हमारा जो सोच है, हमारा जो विचार है वो सकारात्मक दिशा में, हमेशा रचनात्मक और सकारात्मक हो। तो ये योग इससे सदता है। और नियमित हम अपने शरीर के लिए, क्योंकि शरीर ही माध्यम है सब चीजों को करने का, तो हम सब अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित कुछ योग अभ्यास, आसन और कुछ प्राणायाम नियमित करें। तो इससे निश्चित रूप से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी और निश्चित रूप से हम इस दिशा में क्रमिक विकास करेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये एक प्रतीकात्मक रूप से आज हम सब योग दिवस, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज हम सब उसके सहभागी बने, लेकिन हम ये 365 दिन, साल के प्रत्येक दिन में हम इसको अपने जीवन का अंग बना लें। हम योगा अनुसार हमारा सब कुछ हो, ऐसा धीरे धीरे अभ्यास करें तो निश्चित रूप से हम इसके लाभ से लाभान्वित होंगे। ऐसा करते हुए आप सबने हमें बुलाया और ये अवसर दिया आप सबसे बात करने का, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। हम सबका ये आज सौभाग्य रहा कि आदरणीय कार्यक्रम अध्यक्ष जी का पाथेय प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से योग के विषय में आप द्वारा प्रदत्त जो जानकारी है, वैदिक साहित्यों से लेकर के और इसका व्यवहारिक उपयोग जो आपने आज हमें बताया है, हम उसका अनुपालन अवश्य करेंगे। आज के दिन हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए, हम सभी को पाथेय देने के लिए महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका कुछ आभार ज्ञापित करता हूं। और इसी के साथ आज का यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। भारत माता की जय।